नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले पहले उस भाग को जरूर देख लें, क्योंकि यह कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बिना पहले भाग को समझे आपको इस कहानी का असली डर और उसकी गहराई समझ में नहीं आएगी। पहले भाग का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आपकी सुविधा के लिए इस पूरी कहानी को हमने एक प्लेलिस्ट में भी जोड़ दिया है। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूजा घर के अंदर अभी सन्नाटा पूरी तरह बैठा भी नहीं था कि बाहर से धप धड़ाम थक जैसे कोई भारी चीज सीढ़ियों से नीचे गिराई जा रही हो। यह आवाज एक बार की नहीं थी, एक के बाद एक, कभी लोहे के टकराने की, कभी लकड़ी के टूटने की और कभी किसी डिब्बे के खुलकर बिखर जाने की। सबके चेहरों पर एक साथ वही सवाल, बाहर आखिर हो क्या रहा है। वीरभद्र अनजाने में दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर वहीं रुक गया, क्योंकि बाहर से अब जानबूझकर चीजें गिराने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उन्हें दिखा दिखाकर नीचे फेंक रहा हो। वीरभद्र अब बुरी तरह कांप रहा था। बाहर से डरावनी गुर्राने की आवाजें आ रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई जानवर दीवारों के आसपास घूम रहा हो, तो कभी जैसे कोई भारी सामान जमीन पर पटक पटक कर फेंका जा रहा हो। अचानक धड़ाम धड़ाम दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। उसके साथ ही पायल की छन छन और जूतों की ठक ठक की आवाजें आने लगी, मानो कोई एक ही जगह बार बार चक्कर काट रहा हो। फिर दरवाजे के ठीक पीछे से दो लोगों की एक साथ बेहद भयानक हंसी गूंज उठी। हा 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 हा। उस हंसी में न मर्दानगी थी न औरतपन, बस मौत जैसा ठंडापन था। उसी पल बाहर से एक बेहद डरावनी आवाज आई, ओ वीरभद्र, क्या हमें भूल गया? दिल्ली वाले अपने साहब और मैडम को भूल गया क्या? फिर वही हंसी, और भी तेज और भी विकराल। हा 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 हा। वीरभद्र के पैर जवाब दे गए। वह डर के मारे पीछे की ओर सरकता चला गया और दीवार से पीठ टिकाकर वहीं बैठ गया। उसने अपना सिर दोनों घुटनों के बीच छुपा लिया, मानो अगर देखना बंद कर देगा तो शायद सच भी उसे नहीं देख पाएगा। लेकिन दरवाजे के बाहर से आवाज नहीं रुकी। वह फिर बोली, याद है अपनी पहली पत्नी, जिसने तुझसे कहा था मुझे डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तू उसे गांव के वैद्य के भरोसे छोड़ता रहा। आवाज में झर घुलता चला गया। तेरी लापरवाही ने उसे मार डाला और फिर तू अपने बच्चे को अपने मां बाप के पास छोड़कर यहां आराम की जिंदगी जीने आ गया। फिर एक साथ एक आदमी और एक औरत की मिली जुली भयानक आवाज गूंजी, तू भी उतना ही दोषी था जितने बाकी लोग थे। जब तुझे सच्चाई पता थी, तब भी तूने अपनी नौकरी और कुछ पैसों के लिए हमारी मौत को हादसा साबित करने की झूठी गवाही दे दी। तुझे क्या लगा था तू बच जाएगा? वीरभद्र ने कानों पर हाथ रख लिए और लगभग चीखते हुए बोला, मैंने सिर्फ अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी चुनी थी और कुछ नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वे लोग मेरी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते थे। वे बहुत बड़े लोग थे, मेरी जगह कोई भी होता तो वही करता। यह कहते कहते वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगा। पूजा घर के अंदर अब सिर्फ वीरभद्र के रोने की आवाज गूंज रही थी। उसे इस हाल में देखकर उसकी पत्नी हेमलता धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। उसने उसका कंधा थाम लिया और पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना देने लगी। वीरभद्र ने हेमलता को देखा, फिर अपना
अदिति उसी की बेटी है। कमरे में भूचाल सा आ जाता है। आईवीएफ का झूठा नाटक सिर्फ इसलिए रचा गया ताकि तुमसे पैसे लेकर वो उसके साथ ऐश कर सके। मोना अपना चेहरा ढक लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। नमन अवाक सा मोना को देखता रह जाता है। तभी सौम्या ताना मारती है, वाह क्या बात है, दोनों भाइयों की जोड़ी कमाल की है। एक भाई बाहर मुंह मारता फिरता है और दूसरा, वह वाक्य अधूरा छोड़ देती है। यह सुनते ही अमन भड़क उठता है, सौम्या चुप रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। अमन और सौम्या जोर जोर से झगड़ने लगते हैं। दूसरी ओर अखिलेश, श्रुति और अनिता मोना को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मोना सिर झुकाए चुपचाप सब सुनती रहती है। नमन बस छत की ओर देखे जा रहा था। अब उसे कुछ सुनना नहीं था, कुछ देखना नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वह दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाए, कहीं भी, बस यहां से दूर। एक कोने में बैठे वीरभद्र, हेमलता और बिन्नू सब कुछ देख रहे थे। वीरभद्र गंभीर स्वर में बोलता है, वो दोनों यही चाहते हैं कि हम आपस में ही लड़कर टूट जाएं या गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर यह दरवाजा खोल दें। वह गहरी सांस लेता है, अब इन सबको कैसे शांत किया जाए, और मन ही मन मां से प्रार्थना करने लगता है। तभी अचानक चटक, आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी ने सन्नाटे के सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। अमन का हाथ पूरी ताकत से सौम्या के गाल पर पड़ा था। उस एक पल में घर के अंदर गूंज रही चीख पुकार, आरोप प्रत्यारोप, रोना धोना, सब कुछ जैसे थम सा गया। सबकी निगाहें एक साथ उसी दिशा में मुड़ गईं। सौम्या का सिर झटके से एक ओर घूम गया। उसके गाल पर अमन की पांचों उंगलियों की साफ लाल छाप उभर आई थी, मानो किसी ने आग से दाग दिया हो। 2 मिनट तक सौम्या बिल्कुल शांत खड़ी रही, न रोई न चिल्लाई, बस सबको देखती रही। उसकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे उसके भीतर कुछ मर गया हो। फिर अचानक, मम्मा, मां, अवि और अवनी के रोने की आवाज गूंजी। दोनों बच्चे डर के मारे दौड़कर सौम्या से चिपक गए। अवि उसके पेट से लगकर सिसकने लगा और अवनी, उस छोटी सी बच्ची की आंखों में गुस्सा था। वह अमन की ओर घूरकर बोली, पापा आपने अच्छा नहीं किया, मम्मी को मारना गलत है। उस एक मासूम आवाज ने सौम्या की चुप्पी तोड़ दी। उसका सारा दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा।
रोना और गुस्से की अजीब सी गूंज फैल जाती है। कोई नहीं जानता था अगला वार आवाज का होगा या किसी का दिल जवाब दे देगा। पूजा गृह का कमरा अंदर से बंद था। कोई बाहर नहीं जा सकता था और न ही कोई बाहर से अंदर आ सकता था। कमरे में सभी लोग जमीन पर बैठे थे, कुछ दीवार से टिके हुए, कुछ एक दूसरे से सटे हुए। बच्चों का रोना अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अभी बार बार अपनी मां से पूछ रहा था, मम्मी बाहर कौन है? लेकिन सौम्या के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दरवाजे के बाहर फिर से आवाज आई। इस बार न हंसी थी न चीख, बस धीमे भारी कदम, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो ताकि अंदर बैठे लोग हर आहट को महसूस करें। फिर बाहर से एक औरत की आवाज आई, स्पष्ट, साफ और ठंडी। अब आगे कोई झूठ नहीं चलेगा। कमरे के अंदर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आवाज फिर बोली, इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उनमें से ज्यादातर अपने अपने राज छुपाकर बैठे हैं। हेमलता का शरीर अचानक सख्त हो गया। बिन्नू ने उसे देखा और नजरें तुरंत नीचे झुका लीं। आवाज सीधे मुद्दे पर आ गई। हेमलता। पूरा कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। 28 साल की उम्र में 40 साल के आदमी से शादी करना किसी मजबूरी के बिना नहीं हो। बैठे लोग सांस तक लेना भूल गए और तभी बिन्नू वहां पहुंच गया। बिन्नू रोते हुए बोला, मैंने उसे बचाने के लिए किया। आवाज ने पूरी बात साफ कही। गुस्से और डर में बिन्नू ने पत्थर उठाया और उस लड़के को मार दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आवाज बोली, यह हादसा नहीं था, यह हत्या थी। बिन्नू फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद दोनों को गांव से हटाया गया। तुम्हें मामा के घर भेज दिया गया। नाम बदले गए। पूर्वा हेमलता बन गई, पूर्वी बिन्नू बन गया। अब आवाज ने वीरभद्र को बीच में लाया और फिर एक आदमी मिला जो दोबारा शादी करना चाहता था, जो शहर से दूर एक फार्म हाउस में रहता था, जिसे एक ऐसी औरत चाहिए थी जो सवाल ना पूछे। वीरभद्र की आंखें भर आईं। आवाज बोली, और बिन्नू जो अच्छा खाना बनाना जानता था उसे काम पर रखवा दिया गया ताकि भाई बहन साथ रह सकें। दरवाजे के बाहर अब खामोशी थी, लेकिन कमरे के अंदर हर किसी का दिमाग घूम रहा था। हेमलता रो रही थी। बिन्नू चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। वीरभद्र कुछ समझ नहीं पा रहा था और सब जानते थे यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। पूजा गृह का कमरा अब भी बंद था। दरवाजे के बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों के दिमाग में अब जो चल रहा था वह किसी शोर से कम नहीं था। हेमलता जमीन पर बैठी सिर झुकाए लगातार रो रही थी। बिन्नू उसके पास ही बैठा था, लेकिन अब भाई बहन का रिश्ता सबके सामने नंगा हो चुका था। दरवाजे के बाहर से वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार न हंसी थी न चिल्लाहट, बस साफ और ठंडी आवाज। अब सुनो, उस रात के बाद क्या हुआ था? कमरे के अंदर बैठे लोग सिमट गए। आवाज ने कहना शुरू किया, पत्थर लगते ही वह लड़का जमीन पर गिर गया था। पहले सबको लगा वह बेहोश हुआ है, लेकिन जब बिन्नू ने उसे हिलाया तो उसका शरीर ठंडा हो चुका था। हेमलता के मुंह से दबी हुई चीख निकली। बिन्नू कांपते हुए बोला, मैंने उसे उठाने की कोशिश की थी। आवाज ने बात पूरी की
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में अगर ये बात फैल जाती तो सिर्फ जेल नहीं, पूरे परिवार का खात्मा तय था। दरवाजे के बाहर हल्की हल्की हवा चलने की आवाज आई, जैसे कोई कमरे में बैठे कई लोगों की तबीयत घबरा गई। श्रुति ने विवान की आंखों पर हाथ रख दिया। आवाज ने साफ कहा, लाश छुपा दी गई। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिस लड़के की मौत हुई थी वह कोई आम इंसान नहीं था। वह गांव के सबसे दबंग आदमी का बेटा था। अब आवाज थोड़ी सख्त हो गई। सुबह होते ही गांव में खोज शुरू हो गई। लोग आए, पुलिस आई, और तभी मामा ने हालात समझ लिए। यह सुनते ही हेमलता ने धीरे से सिर उठाया। दरवाजे के बाहर की आवाज बोली, मामा जानते थे अगर सच सामने आया तो ना बहन बचेगी ना भाई। उन्होंने फैसला किया, भागना। उसी दिन तुम दोनों को गांव से बाहर भेज दिया गया। नाम बदले गए, पहचान बदली गई, और पुलिस को झूठी कहानी सुनाई गई। बिन्नू रोते हुए बोला, मामा ने कहा था यह सब हमें बचाने के लिए है। आवाज ने जवाब दिया, हां, बचाने के लिए, लेकिन उसकी एक कीमत थी। कमरे में बैठे सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। मामा ने तुम्हारी जिंदगी तय कर दी। कहां रहोगे, किस नाम से रहोगे, और किससे शादी करोगी। यह सुनते ही वीरभद्र के चेहरे पर झटका सा लगा। आवाज बोली, मामा जानते थे तुम्हें ऐसा आदमी चाहिए जो सवाल ना करे, जो समाज से दूर रहे, और जिसकी अपनी जिंदगी
अखिलेश जी एक कोने में बैठे थे। पसीना उनकी कनपटियों से टपक रहा था। अनिता जी उनका हाथ पकड़े थीं, लेकिन उनकी उंगलियां खुद कांप रही थीं। अमन अपने दोनों बच्चों अवनी और अवी को सीने से लगाए बैठा था। सोम्या बच्चों के पीछे दीवार से पीठ टिकाए आंखें बंद किए हलक हलक सिसक रही थी। नमन घुटनों पर सिर रखे चुप बैठा था। मोना अपनी बेटी अदिति को गोद में कसकर ऐसे दबाए थी जैसे दुनिया छीन लेगी। श्रुति अपने बेटे विवान को सीने से लगाए धीमी आवाज में श्श कर रही थी। विवान डरा हुआ नहीं रो रहा था, वो खामोशी से सहम गया था। दूसरी ओर वीरभद्र, हेमलता और बिन्नू एक साथ बैठे थे, लेकिन उनके बीच कोई अपनापन नहीं था, बस एक साझा डर था। अचानक हा 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 हा, दरवाजे के बाहर औरत की हंसी सूखी खरोंचती हुई। पूजा कक्ष के अंदर किसी की सांस तेज हो गई। अखिलेश जी सीधे हो गए, उनकी छाती तेजी से उठने लगी। अमन ने तुरंत उनका कंधा पकड़ा। पापा, धीरे सांस लीजिए। लेकिन अखिलेश जी की आंखें दरवाजे पर गड़ी थी। बाहर से फिर आवाज थक थक थक, जैसे कोई नाखून से लकड़ी गिन रहा हो। बच्चों ने एक साथ सिसकना शुरू कर दिया। अवनी ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी, वो हमें देख रही है। सोम्या ने मुंह पर हाथ रख दिया ताकि चीख न निकले। श्रुति ने विवान का चेहरा अपने दुपट्टे में छुपा लिया। मोना की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज नहीं आई। हेमलता ने आंखें बंद कर ली। बिन्नू का जबड़ा कस गया। वीरभद्र बिना आवाज मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर धम धम, जैसे कोई भारी चीज बाहर फर्श पर घसीटी जा रही हो। पूजा कक्ष में अब कोई हिल भी नहीं पा रहा था। अखिलेश जी का शरीर अचानक कांप गया। मेरा सीना। अमन और नमन दोनों एक साथ आगे बढ़े। पापा, अनिता जी घबरा गईं। अमन, इनका बीपी। लेकिन बाहर की आवाज और तेज हो गई। हा हा हा, सब यहीं रहोगे। अब कोई दवा, कोई पानी, कुछ भी याद नहीं रहा, बस डर। कुछ सेकंड बाद आवाज अचानक खत्म। पूरी शांति। सन्नाटा इतना गहरा कि दिए की लौ भी सीधी खड़ी थी। यही वो पल था जब डर ने थोड़ा ढील दी और अंदर दबी हुई बातें हिलने लगी। अखिलेश जी ने अनिता जी का हाथ झटक दिया। सब तुम्हारी वजह से है। अनिता जी सन्न रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ये घर, अखिलेश जी की आवाज भारी थी, अगर ये सब ना होता। अमन बीच में आया। पापा, अभी नहीं। नहीं, अखिलेश जी गरजे, अभी ही। नमन ने सिर और नीचे कर लिया। अखिलेश जी ने उसकी ओर देखा। और तू तू तो। नमन कुछ नहीं बोला। अमन ने उसका कंधा थामा। पापा, नमन इंसान अच्छा है। अच्छा? अखिलेश जी की हंसी कड़वी थी। इतना अच्छा कि सब छुपा लिया। मोना और सिमट गई। आदित्य उसकी गोद में रोने लगी। उसी पल थक, दरवाजा फिर हिला। सब एक साथ चुप। अब कोई बहस नहीं, कोई आरोप नहीं, बस डर। वीरभद्र ने धीमी आवाज में कहा, जब तक वो सुन रही है हम कुछ नहीं बोलेंगे। सबने बिना देखे सिर हिला दिया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे। ये सिर्फ डराने नहीं आई है, ये हर टूटे रिश्ते की आवाज जानती है। और पूजा कक्ष के भीतर हर दिल अब अपने ही राज से डर रहा था। माहौल अब भी उतना ही डरावना था, बल्कि पहले से ज्यादा घुटन भरा हो चुका था। उस कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दरवाजा जैसे केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस अनजाने खतरे और भीतर मौजूद लोगों के बीच आखिरी दीवार बन चुका था। कोई किसी की तरफ देखना नहीं चाहता था। सबकी नजरें या तो जमीन पर टिकी थीं या फिर दीवारों पर ऐसे घूम रही थीं जैसे वहां से कोई जवाब मिल जाएगा। अंदर और बाहर दोनों ही तरफ का माहौल बेहद नाजुक हो चुका था। एक छोटी सी चूक, एक गलत कदम और सब कुछ बिखर सकता था। बिन्नू अब खड़ा हो चुका था। वीरभद्र की कुछ देर पहले कई बातों ने उसके मन में अजीब सी बेचैनी भर दी थी, लेकिन अब उसके दिमाग में यह सवाल नहीं घूम रहा था कि बाहर के आतंक से सब कैसे बचेंगे। उसके मन में इससे कहीं ज्यादा निजी और गहरी उलझन चल रही थी। वह वीरभद्र की ओर देखता है। उम्र में वह उससे बड़ा था। कुछ देर पहले गुस्से में उसने उसे और उसकी बहन को उल्टा सीधा भी कह दिया था, लेकिन इसके बावजूद बिन्नू यह मानता था कि वीरभद्र बुरा इंसान नहीं है। उसने दिल से सोचा, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है, लेकिन सच तो यह है कि वीरभद्र ने मेरी बहन का ख्याल एक अच्छे पति की तरह रखा है।
उसकी बहन अब सुरक्षित थी, जिंदगी किसी तरह पटरी पर आ चुकी थी। घर बसा हुआ था, सम्मान था, एक स्थिर जीवन था। बिन्नू यह सब किसी भी कीमत पर टूटते नहीं देखना चाहता था। उसके मन में यही चल रहा था कि किस तरह वीरभद्र, हेमलता और वह तीनों एक दूसरे को माफ कर दें और फिर से पहले की तरह एक सामान्य शांत जिंदगी जीने की कोशिश करें। आखिर अब उसकी और उसकी बहन की जिंदगी ठीक ठाक सेटल हो चुकी थी। वह इस जीवन में किसी भी तरह का भूकंप नहीं चाहता था, लेकिन शायद इस घर की दीवारें अब शांति स्वीकार करने के मूड में नहीं थी। अचानक खट 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 दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और उसी के साथ किसी के नाखूनों के खुरचने की आवाज आई। खर्र खर्र, ऐसी आवाज जैसे कोई जानबूझकर दरवाजे को नोच रहा हो, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत नहीं बल्कि जिद कर रहा हो। कमरे में मौजूद सभी लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। किसी की सांस तेज हो गई, किसी के होंठ कांपने लगे। बिन्नू भी अनायास ही दरवाजे से एक दो कदम पीछे हट गया। उसकी पीठ ठंडी हो चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जो वीरभद्र गुस्से में था, जिसकी आवाज में सख्ती और आंखों में आग थी, वही वीरभद्र इस स्थिति की गंभीरता समझ चुका था। उसकी आवाज अब ऊंची नहीं थी, लेकिन बेहद सख्त और आदेशात्मक थी। वह तुरंत बिन्नू से बोला, बिन्नू, दरवाजे से पीछे हटो और वहां जाकर दूर बैठो। उसकी आवाज में डर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अनहोनी को आते हुए साफ देख पा रहा हो। दरवाजे के बाहर नाखूनों की आवाज अब भी जारी थी और कमरे के भीतर हर धड़कन किसी अनदेखे फैसले का इंतजार कर रही थी। बाहर से एक बार फिर आवाज आई, लेकिन इस बार उस आवाज में पहले जैसी हंसी नहीं थी, न कोई ताना, न कोई खेल। इस बार उस आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। ऐसी गंभीरता जो ये साफ इशारा कर रही थी कि अब कोई राज छुपा नहीं रहने वाला। कमरे के भीतर बैठे सब लोग ये समझ चुके थे, अब बारी सबसे बुजुर्ग की थी, अखिलेश जी की, जो अपने घर वालों की नजरों में एक आदर्शवादी इंसान थे। सिद्धांतों पर चलने वाले, ईमानदार, परिवार को जोड़कर रखने वाले स्तंभ। लेकिन जैसे ही वह आवाज गूंजी, अखिलेश जी के चेहरे पर जो भाव उभरे वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं, होंठ सूख गए थे और माथे पर पसीने की मोटी बूंदें चमकने लगी थीं। वह डर साधारण डर नहीं था, वह डर किसी पुराने दफन किए गए सच का था। अचानक अखिलेश जी जोर से चिल्ला उठे, चुप हो जाओ। उनकी आवाज में वह दम था जिससे पूरा कमरा सन्न हो गया। तुम जो कोई भी हो, मुझे मौत से डर नहीं लगता। यह कहते हुए वह जमीन से उठ खड़े हुए। मैं बाहर आ रहा हूं। उनके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के नीचे घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। यह देखते ही अमन, नमन और अनीता जी तीनों एक साथ उनकी ओर लपके। अमन ने उनका हाथ पकड़ा, नमन ने कंधे से थाम लिया और अनीता जी रोती हुई बोली, अखिलेश जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अखिलेश जी ने झटके से नमन और अनीता जी के हाथ हटा दिए। हटो, वो झल्लाए। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से अखिलेश जी की बाजू पकड़ ली। आप बाहर नहीं जाएंगे, अमन लगभग चीख पड़ा। अखिलेश जी जिद पर अड़ गए थे। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में अफरा तफरी मच चुकी थी। डर, गुस्सा, घबराहट, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा था। तभी वीरभद्र आगे बढ़े। उन्होंने दोनों के बीच आकर अखिलेश जी का रास्ता रोक लिया। उनकी आवाज में न गुस्सा था न डर, सिर्फ अनुभव और सच्चाई। बस कीजिए साहब जी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वो यही चाहती है। अखिलेश जी रुक गए। वीरभद्र ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप जैसे ही बाहर जाएंगे, आपके बच्चे भी यहां चुपचाप नहीं बैठेंगे। एक एक करके सब बाहर निकलने लगेंगे। उनकी आवाज और भारी हो गई। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों की जान से खेल रहे हैं। यह सुनते ही अखिलेश जी के चेहरे का रंग और उतर गया। वीरभद्र ने चारों ओर नजर
कुछ बोला नहीं। अखिलेश जी अब दरवाजे के बिल्कुल पास थे। उन्होंने अपना सिर धीरे से दरवाजे की दीवार से टिका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं बची हो। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं, आंखें बंद थीं, मानो वह उस आवाज को और सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हों। फिर दूसरी बार वही आवाज आई, अखिलेश। इस बार नाम के साथ एक अजीब सी कसक थी, जैसे कोई बहुत पुराना हिसाब अब चुकता होने वाला हो। कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आगे बोलने लगी, तुम तो एक प्राइवेट कंपनी में मामूली से क्लर्क थे, फिर अचानक इतना पैसा कहां से आ गया? इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी और अपनी खुद की होलसेल की दुकान। कमरे में बैठे हर इंसान की नजर अनायास अखिलेश जी पर टिक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। इतनी ठंड के बावजूद उनके माथे, कनपटियों और गर्दन पर पसीने की धारें बहने लगी थी। आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हारे दोस्त को तुम पर बहुत भरोसा था, इसलिए मरते समय उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने इकलौते बेटे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। अखिलेश जी के होंठ कांपने लगे। उनका सिर अब भी दीवार से टिका था, जैसे वह गिरने से
ये उसकी शादी, उसके पिता और उसके पूरे विश्वास का एक साथ मर जाना था। ठंडी रात अब और ठंडी लगने लगी थी। कमरे के भीतर बैठा हर इंसान जैसे अपने अपने अंदर सिकुड़ गया था। दीवार पर लगी घड़ी जो अब तक बंद थी अचानक चलने लगी, पर उसकी टिक टिक अब हथौड़े की तरह दिमाग पर पड़ रही थी। बाहर दरवाजे के पास जो सन्नाटा छाया था वो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था, भयानक और असहनीय। आवाज बंद हो चुकी थी, लेकिन उसने जो कहा था वो हर किसी के कानों में जहर की तरह घुल चुका था। श्रुति जमीन पर बैठी थी। विवान ने उसे थाम रखा था। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, आंसू निकल निकल कर थक गए थे, पर अंदर कुछ ऐसा टूट चुका था जिसे जोड़ पाना नामुमकिन लग रहा था। अनिता और सौम्या उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच ये था कि उस कमरे में मौजूद हर शख्स खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अखिलेश जी अब भी दरवाजे के पास ही खड़े थे। उनकी पीठ दीवार से लगी थी, सिर झुका हुआ, जैसे अगर उन्होंने ऊपर देखा तो सच उनकी आंखों में घुस जाएगा। नमन उनकी तरफ देख रहा था, पहली बार, बिना सम्मान, बिना डर। अचानक नमन का सब्र टूट गया। बस। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि सब चौंक गए। इतनी बड़ी बात, इतने साल, और हमें एक शब्द तक नहीं बताया। अखिलेश जी ने कुछ कहने की कोशिश की, पर गला सूख चुका था। मैं मजबूर था, बस इतना ही निकल पाया। मजबूर? अनिता लगभग चिल्ला पड़ी। किसने मजबूर किया था आपको? एक अनाथ बच्चे की जिंदगी तबाह करने के लिए, अपने दोस्त की मौत का फायदा उठाने के लिए? अमन भी पहली बार खुलकर बोला, पापा, हम सब आपको एक ईमानदार इंसान मानते थे। आप हमेशा दूसरों को सही गलत का ज्ञान देते थे। फिर ये सब क्या था? श्रुति ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत और टूटन थी। पापा? उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मोहित आज यहां होता, अगर उसे पता चलता कि जिस इंसान को वो पिता से भी ज्यादा मानता है, वही इंसान उसके पिता की विरासत निगल गया, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? ये सुनते ही अखिलेश जी की टांगें कांप गईं। मैंने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, उन्होंने हड़बड़ाकर कहा। मैंने उसे अच्छे स्कूल में डाला, उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए। झूठ! श्रुति की आवाज गूंज उठी। आपने उसे इसलिए दूर रखा ताकि वो कभी सवाल न पूछ सके, ताकि वो कभी वापस ना आए। कमरे का माहौल विस्फोट के कगार पर था। विवान गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे यहां एक पल भी नहीं रुकना। ये घर, ये लोग, सब झूठ है। अनिता भी उठ खड़ी हुई। मैं भी जा रही हूं। जिस घर की नींव ही धोखे पर हो, वहां रहना पाप है। सौम्या भी उठने की कोशिश की। उसी पल वीरभद्र बीच में आ गया। कोई बाहर नहीं जाएगा? उसकी आवाज भारी और आदेशात्मक थी। आप लोग नहीं समझ रहे, ये रात से राज खोलने नहीं आई है, कुछ और भी है यहां। और क्या बाकी है? अनिता ने कटाक्ष किया। अब और क्या टूटेगा? वीरभद्र ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। जिसने ये सच बताया है वो अभी गया नहीं है। सन्नाटा, हवा जैसे अचानक रुक गई। दरवाजे के बाहर फर्श पर किसी के चलने की बहुत धीमी आवाज आई, घिसटती हुई। वीरभद्र बोला, और जब तक हम एक दूसरे को नोचते रहेंगे, वो हमें यूं ही तोड़ती रहेगी। अखिलेश जी जमीन पर बैठ गए। उनका अभिमान, उनका बनाया हुआ साम्राज्य, सब ढह चुका था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, उन्होंने पहली बार साफ की कहा, और शायद उसकी सजा आज ही मिलने वाली है। कमरे में मौजूद हर इंसान समझ चुका था, यह रात अभी खत्म नहीं हुई है। सबकी निगाहें अभी भी अखिलेश जी पर टिकी थीं। कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो, हर सांस भारी, हर पल बोझिल। मोना चुपचाप नमन के पास खिसक आई। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। नमन अब भी जमीन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक गहरी थकान। नमन, मोना ने धीमे से कहा। नमन ने सिर उठाया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं जानता हूं, कमी मुझ में है। मोना चौंक गई। नमन आगे बोला, इसलिए तुम गलत नहीं हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी और अजीत की जिंदगी से हट जाऊंगा। उसके शब्द कमरे में हथौड़े की तरह गिरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अखिलेश जी के सच में उलझे हुए थे, और इसी बीच कोई था जिस पर किसी की नजर ही नहीं गई। आदित्य।
वह दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, न डर न रोना, बस एक अजीब सी शांति। धीरे, बहुत धीरे उसने पूजा वाले कमरे का दरवाजा खोला। किसी ने आवाज नहीं सुनी। दरवाजा खुला और आदित्य बाहर चली गई। कुछ ही पलों बाद किसी को खटका। दरवाजा, किसी ने कहा। सबका ध्यान एक साथ उधर गया। दरवाजा खुला था और आदित्य अंदर नहीं थी। अचानक बाहर से छम 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 पायल की साफ लयबद्ध आवाज गूंजने लगी। ऐसी आवाज जैसे कोई अंधेरे में नाच रहा हो। घर के बाहर के कमरे पूरी तरह अंधेरे में डूबे थे। कोई बल्ब नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस वो छम छम और ठक ठक घुंघरुओं की ताल। मोनाड की चीख पीछे पीछे बाहर निकल गया। उन दोनों को बाहर जाते देख अमन झट से उठा। रुको! और अखिलेश जी भी उनके पीछे हो लिए। उनके बाहर जाते ही सौम्या और अनिता भी घबरा गईं। अमन! अखिलेश! दोनों अपने अपने पतियों को रोकने के लिए बाहर भागी। सौम्या को जाते देख अवनी और अवि भी डर गए। मम्मी! दोनों बच्चे भी बाहर दौड़ पड़े। विवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अवनी, अवि, रुक जाओ! लेकिन बच्चे सुनने की हालत में नहीं थे। विवान भी बाहर चला गया। उसे जाता देख श्रुति ने आंसू पोंछे और कांपते कदमों से बाहर बढ़ी। विवान! और उसके पीछे पीछे वीरभद्र। सब पागल हो गए हैं क्या? वह चिल्लाया, सबको रोकने की कोशिश करता हुआ। लेकिन भीड़ बह चुकी थी। वीरभद्र को जाता देख हेमलता भी डर के मारे उसके पीछे चली गई और हेमलता को जाता देख बिन्नू, एक एक कर सभी लोग बाहर निकल गए। अंदर पूजा का कमरा पूरी तरह खाली हो गया और तभी धड़ाम, पूजा वाले कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। इतनी जोर से कि पूरी हवेली गूंज उठी। अंदर घना सन्नाटा, बाहर अंधेरा, छम छम की आवाज और तेज। और किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि जिस कमरे में सबने शरण ली थी वो अब पीछे छूट चुका था और जिस अंधेरे में वे जा रहे थे वहां से लौटना शायद अब मुमकिन नहीं था। दोस्तों, हमारा वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब इस कहानी को यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। जिस डर, जिस रहस्य और जिस खौफनाक मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं वो सब एक ही रात के अंदर हुआ है। एक पूरा परिवार तोड़ दिया, कई राज उजागर कर दिए और अब एक मासूम बच्ची अंधेरे में गायब हो चुकी है। दरवाजा बंद हो चुका है, पूजा का कमरा पीछे छूट गया है और घर के अंधेरे कमरों में अब भी वो छमछम की आवाज गूंज रही है। क्या आदित्य सच में बाहर गई है या उसे किसी ने बुलाया है? क्या बाहर सच में कोई नाच रहा है या ये सब उस शक्ति का खेल है जो एक एक कर सबको बाहर खींच रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश जी के पापों की सजा अब सिर्फ सच खुलने तक सीमित रहेगी या इस रात कोई जान भी जाएगी? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे कहानी के तीसरे और सबसे भयानक पार्ट में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, अगर आप सच में इस डर को महसूस कर पा रहे हैं तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं और ये भी लिखें आपको अब तक का सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। क्योंकि जो भी इस वीडियो पर कमेंट करेगा हम अगले वीडियो के अंत में उसका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां के अगले वीडियो में सुनाई दे तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और हां दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ डर नहीं बल्कि ऐसा सच है जो आपको चैन से सोने नहीं देगा। मैं हूं आपका दोस्त और मिलते हैं बहुत जल्द कहानी के तीसरे और सबसे खौफनाक पार्ट में। तब तक के लिए डरते रहिए और देखते रहिए द हॉरर वर्ल्ड खौफनाक कहानियां।